नमस्कार दोस्तों। जो 100 की स्पीड से जितनी भी डिक्टेशन दी जा रही है उसमें वर्ड काफ़ी कठिन है और डिक्टेशन भी काफ़ी कठिन है। तो इसे एक बार ना लिखकर 2-3 बार लिखें, जिससे शब्दों पर और डिक्टेशन पर कमांड बन सके। तो तैयार हो जाइए, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। शासकीय प्रोत्साहन के कारण सोयाबीन खरीफ की एक मुख्य फसल बन चुकी है। पिछले 25 वर्षों में सोयाबीन कृषि के अंतर्गत इसका क्षेत्र विस्तार सन 1970-71 के 0.3 हेक्टेयर की तुलना में वर्ष 1995-96 में 48.50 लाख हेक्टेयर से बढ़ चुका है और सन 2000 तक इसका फैलाव 73 लाख हेक्टेयर तक करने के भरपूर शासकीय प्रयास हो रहे हैं। हमारे देश में कृषि भूमि का विस्तार तो हो नहीं सकता, ऐसे में परंपरागत रूप से उगाई जा रही फसलों का ही स्थान सोयाबीन ले रही है। ज्वार, मक्का जैसी फसलों के निरंतर घटते क्षेत्रफल के कारण सोयाबीन की खेती को अधिक बढ़ाने और लोकप्रिय करने और खाद्यान्न के रूप में गेहूं की निरंतर बढ़ती मांग के फलस्वरूप इसके बढ़ते भाव से वर्ष 1996-97 में देश की गरीब जनता त्राही-त्राही कर चुकी है। भारत सरकार भी इस गंभीर स्थिति का आकलन कर 40 लाख टन गेहूं विदेशों से आयात करने को विवश होती हुई है। ऐसे में परिस्थितियों का मनमाना अंदाज़ा लगाते हुए कृषि प्रणाली के बदलते स्वरूप को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप सही दिशा न देकर हमारे राजनेता और शीर्ष अधिकारी स्वर्ण मृग रूपी विदेशी मुद्रा के मोहजाल में फंसकर निर्यात प्रोत्साहन के लिए सोयाबीन उत्पादन को आवश्यकता से अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। देश में सोयाबीन उत्पादन और क्षेत्र आच्छादन की दृष्टि से लगभग 70% योगदान मध्य प्रदेश का है। मालवा, मध्य भारत महाकौशल से ज्वार, मक्का जैसी परंपरागत फसलें सिमट गई है और अब धान उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ की बारी है, जहां प्रदेश शासन 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन के फैलाव की योजना बना रहा है। आदिवासी और ग्रामीण अंचलों में चाहे ग्रामीण जन और कृषि मजदूर भूख से तरसे, लेकिन देश के कृषि विभाग का एक सूत्रीय कार्यक्रम है सोयाबीन की खेती का अधिक से अधिक विस्तार। कृषि प्रणाली के इस बदलाव के कारण परंपरागत फसलों की तुलना में इससे चाहे चारा भूसा कम मिले, पशुधन भूख से बिलबिलाता रहे। सोयाबीन का मानव खाद्य के रूप में प्रचलन भले ही न हो, सोया खली का प्रदेश में पशु खाद्य के रूप में न्यूनतम उपयोग हो, लेकिन विदेशी मुद्रा के लाभ में सोयाबीन का फैलाव जरूरी है। ऐसी ही शासन की नीति बन गई प्रतीत होती है। इस नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमि संगठित सोया उद्योग भी निभा रहा है। पैरा महोदय, स्वराज से जुड़े लोगों की एक बड़ी समस्या होती है उनकी मासिक आय का अनियमित होना। कभी कभी तो काफ़ी अच्छी आमदनी होती है और कभी कभी परिवार का खर्च चलाना कठिन हो जाता है। छोटे स्तर पर या मध्य स्तर पर स्वरोजगार करने वाला इस तरह की परेशानियों से प्राय सामना होता रहता है। उदाहरण के लिए
शेयर बाज़ार से जुड़े लोगों की स्थिति पिछले 3 वर्षों से खराब चली आ रही है, जबकि इससे पूर्व शेयर दलालों, उप दलालों, मर्चेंट बैंकरों आदि को अच्छा काम मिल रहा है। इस तरह के रोजगार से जुड़े लोग हमेशा भविष्य का ही सही आकलन नहीं कर पाते हैं और इस कारण उनके लिए उस तरह की बचत योजनाओं में हिस्सा लेना कठिन हो जाता है, जिसमें प्रत्येक माह एक निश्चित राशि जमा करानी होती है। स्वरोजगार करने वालों को एक ऐसी बचत योजना चाहिए जिसमें इस बात की स्वतंत्रता हो कि बचतकर्ता समयानुसार जितना संभव हो उतना ही निवेश कर सके। सार्वजनिक भविष्य निधि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन चलने वाले विभाग राष्ट्रीय बचत संगठन की एक ही योजना है। पीपीएफ में आप चाहे तो प्रत्येक महीने पैसा जमा करा सकते हैं और यदि आर्थिक संकट में है तो पूरे वर्ष में मात्र एक बार केवल 100 रुपये जमा करके भी अपने खाते को जीवित रख सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से यह 100 रुपये भी आप किसी वर्ष नहीं जमा करा पाते हैं तो कोई बात नहीं। इस 15 वर्षीय बचत योजना के प्रतिवर्ष न्यूनतम 100 रुपये की राशि के साथ 10 रुपये दंड के रूप में जमा कर आप अपना खाता जीवित रख सकते हैं। यदि यह भी नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं। आपने जितना रुपया अपने खाते में जमा किया है उस पर ब्याज जोड़कर जो राशि बनती है 15 वर्ष पूरा होने पर वह आपको मिल जाएगी। पीपीएफ में रुपया जमा कराने नहीं कराने की स्वतंत्रता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। वर्ष में आप जब जब चाहें रुपया जमा करें, लेकिन एक वर्ष में आप अधिकतम 12 बार रुपया जमा कर सकते हैं। अर्थात आप चाहे तो प्रत्येक महीने में एक बार जमा करें, लेकिन पूरे वर्ष में अधिकतम 12 बार तथा कुल राशि 60,000 रुपये तक ही जमा की जा सकती है। आगे उस वर्ष आप कोई जमा नहीं कर सकते। स्टॉप।